नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अंत तक देखिए और जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आपको नहीं आता, तो तुक्के की मदद से भी आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और ये मैं कोई इलॉजिकल या हवा में बातें नहीं कहूँगा, कुछ बेसिक पैटर्न्स जो हमें एग्ज़ाम में नज़र आते हैं जब हम उनको सॉल्व करते हैं, तो वो हमें पैटर्न्स नज़र आते हैं। उन पैटर्न्स के आधार पे कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम में तुक्का भी कैसे लगाते हैं। यानी कि अगर किसी प्रश्न का मुझे उत्तर पता ही नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन में नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका तुक्का भी सही जाएगा और ऐसे में आपके 25 से 30 नंबर बढ़ने की संभावना हो जाएगी और आप आसानी से पेपर पास कर पाएंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जिन पर हमें पहले ही चर्चा कर लेनी है, जिससे कि मैं आपको जो मेन जो टिप्स या जो ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल हमें ये पता होना चाहिए कि हमें तुक्के का इस्तेमाल कब करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, पहला प्रश्न आपको दिखा और पहला प्रश्न आपको नहीं आता, तो आपने सोचा चलो क्यों ना, सर ने वीडियो में हमें बताया था तुक्का कैसे लगाना है, उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले ही हम पहला प्रश्न पहले पे ही हमने तुक्का लगा के आंसर दे दिया। वो चीज़ नहीं करनी है। एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करना है। तुक्के का इस्तेमाल हम हमेशा परीक्षा के अंतिम समय पर करेंगे। यानी कि मेरे पास मैंने मतलब कुछ प्रश्न, पहले तो हमें जो प्रश्न आते हैं उन्हें कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के जा रहे होंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो पेडागोजी के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं। यानी कि 50% पेपर तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है आपको कि जो प्रश्न पहले आते हैं आपको उनको कर लेना है। उसके बाद ऐसे प्रश्न जो आपसे नहीं हो रहे, कुछ ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, मतलब मान के चलिए कोई ऐसी थ्योरी आपसे पूछ ली है लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं और आपको चारों ऑप्शन ही नहीं पता, तब आपको उन प्रश्नों को बचा के रखना है और अंतिम समय पर हमें तुक्के का इस्तेमाल करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे ना तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे प्रश्न जो आपसे नहीं हो रहे उनको भी तुक्का लगाने से पहले एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इस पर मैंने आपको पहले ही बात बता दिया था। शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जब हम विकल्पों को एक एक करके छांटना शुरू कर देते हैं कि भाई इसका ये आंसर नहीं हो सकता, कुछ तर्कों के आधार पर, और फिर हम फाइनली अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फाइनल एक ऑप्शन चुन लेते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड होता है। तो आपको तुक्का लगाने से पहले उन प्रश्नों के लिए एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, और अगर वो ना लगे तो अंतिम उपाय होता है तुक्का। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है कि प्रश्नों के सही होने की संभावना ज़्यादा अधिक होती है बजाय कि तुक्के से। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुक्के से प्रश्न आपके सही नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ कि हमें एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाना है। तो जो कुछ भी बातें मैं बताऊँगा उसको जानने से पहले एक बात समझिए कि देखिए, परीक्षा में क्या होता है कि प्रश्नों को कुछ इस प्रकार से सेट किया जाता है जिससे कि उनके उत्तरों में कुछ पैटर्न बनता नज़र आता है। यानी कि अगर मान लीजिए चलिए सीटेट का पेपर 150 क्वेश्चन होते हैं, तो इन 150 क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सेट किया जाएगा कि अगर आप सिर्फ इनकी आंसर की देख लेना तो आपको कुछ पैटर्न नज़र आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्हीं पैटर्न पर आधारित है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी पेपर सेट किया जाता है, तो जनरल बात है, ये सीटेट हो चाहे कोई सा भी पेपर हो, हमेशा जो ऑप्शंस होते हैं ना, चार ऑप्शन ए बी सी डी, इनको ऑन एन एवरेज, मतलब मैं बता रहा हूँ लगभग एवरेज क्या क्या लिया जाता है कि भाई अगर 150 क्वेश्चन है तो उसमें से 25% क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होने चाहिए सही, वो ए होनी चाहिए। इसी प्रकार से 25% क्वेश्चंस के सही आंसर बी होने चाहिए। इसी प्रकार से 25% क्वेश्चन के सही आंसर सी और डी। यानी कि 25-25% रेशियोज बांटे जाते हैं जिससे कि प्रश्नों को एक तरीके से ऑन एन एवरेज सही प्रकार से सेट किया जा सके। ऐसा पेपर में, किसी भी पेपर में नहीं होता कि आपको डी ऑप्शन वाला कोई भी ना डाला जाए। मतलब ऐसे प्रश्न
कि जिसका आंसर डी हो ही ना, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं डाला जाएगा। ठीक है, यानी कि डी की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इतना जरूर हो सकता है कि मान के चलिए ए है वो 25 ना हो के 27% कर दिया जाएगा। ठीक है, डी को 25 ना करके 23% कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ए कर दिया जाएगा 90% और इसको कर दिया जाएगा 5%, इसको कर दिया जाएगा 5% और इसको 0%। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होने से प्रश्न पत्र की जो वैलिडिटी होती है वो घट जाती है, तो ऐसा नहीं किया जाता। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। अगला जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ इसको समझिए। मान के चलिए आप कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं और प्रश्न हल करते करते आपने ये पाया कि आपने कुछ क्वेश्चंस लगातार सॉल्व किए, 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए लगातार, और आपने पाया कि इन सभी का आंसर जो है ना वो एक ही जैसा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान के चलिए कोई क्वेश्चन किया और आपने देखा कि उसका सही ऑप्शन तो ए है। फिर आपने उससे नेक्स्ट किया क्वेश्चन सॉल्व और आपने पाया यार इसका भी सही आंसर ए आ रहा है। इसी प्रकार से आपने तीसरा भी किया, उसका भी पाया ए आ रहा है सही आंसर। ऐसा होता है अक्सर। तो जब भी ऐसा हो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और आपने देखा कि यार इसका जो सही आंसर है वो सेम ऑप्शन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इससे अगला प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उस प्रश्न का सही ऑप्शन भी वही होगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में मान के चलिए अगर आपको प्रश्न बिल्कुल नहीं आता, एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर लिया, तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। अगर ऐसा है तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है कि उसका सही आंसर ऑप्शन वही होगा जो अभी तक पहले के 3-4 प्रश्नों का रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस प्रश्न का ऑप्शन सबसे बड़ा हो, खासकर सीटेट में जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि ऐसा प्रश्न, उसके 4 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपको सबसे बड़ा नज़र आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना सबसे अधिक होती है सही होने की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्जामिनर ना आपको लंबे लंबे ऑप्शन इसलिए देता है ताकि आप ऑप्शन को एक बार में समझे ही ना। वो लंबे ऑप्शन इसलिए देता है खासकर पेडागोजी के में। ठीक है, तो आप उसको नहीं समझते, आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ता है और होता क्या है कि वही सही आंसर होता है। तो ऐसे में इस चीज़ से बचने के लिए एक प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है कि जिस प्रश्न का कोई ऑप्शन सबसे बड़ा है वो ऑप्शन सही होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्यूशन को अंदर नज़रअंदाज नहीं करना, मतलब इग्नोर नहीं करना आपको। अब ये इंट्यूशंस क्या होती हैं? इंट्यूशंस मतलब जैसे आपने कई बार आपने मान के चलो कोई प्रश्न देखा और आपने उसके 4 ऑप्शन देख लिए। अब आप सोच रहे हैं कि यार इसका ना ये वाला आपने कहा कि यार इसका बी आंसर मुझे सही लग रहा है। ये जो आपको अंदर से आवाज़ आती है ना कि यार बी सही लग रहा है, ये इंट्यूशन होता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, बी की जगह ए सही कर देते हैं, वो गलत होता है। जो हमारी इंट्यूशंस होती है ना, ये इंट्यूशंस ऐसे ही नहीं होती, ये साइंटिफिक होती है। मैं आपको बताता हूँ। किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके अंदर से कोई इंट्यूशन आ रही कि भाई इसका यही सही जवाब होगा, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको ज़रूर पढ़ा होगा। वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है। कहाँ चला गया? अनकॉन्शियस माइंड में चला गया कि आपको याद ही नहीं है कि आपने कभी वो पढ़ा भी है। लेकिन एक हल्का सा कहीं ना कहीं आप कह लीजिए उसकी छाप जो होती है ना आपके दिमाग में बैठ जाती है और वो इंट्यूशन के रूप में आपको बार बार कहती है कि यार इसका ये सही जवाब हो सकता है। लेकिन आप फिर उसमें लॉजिक लगाने लगते हैं, दिमाग लगाने लगते हैं कि नहीं यार इसका ये तो नहीं, ये होना चाहिए। और ऐसे में क्या होता है कि आप सही को भी गलत कर देते हैं। तो अगर आपकी इंट्यूशन किसी प्रश्न को कह रही है कि यार इसका ये सही जवाब है, तो आप अपने इंट्यूशंस को नज़रअंदाज ना करें, कई बार वो सही होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जो प्रश्न बहुत आसान होते हैं, कई बार ना आपको क्वेश्चन इतना आसान दे दिया जाता है, आपको लगता है ये क्या प्रश्न पूछ लिया, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, और आप जल्दी जल्दी में ऐसा ऑप्शन टिक कर देते हैं जो गलत होता है। आप क्या करते हैं, पहला ऑप्शन उसने दिया, आपने कहा यार ये तो यही सही है, इसको टिक करो। ऐसा नहीं करना। जब भी बहुत कोई प्रश्न बहुत आसान हो तो उसका उत्तर ए नहीं होता है, अक्सर ये पाया गया है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामिनर एक खेल खेलता है आपके साथ। वो बहुत ही ईजी प्रश्न आपको दे देगा और ए बी सी डी 4 ऑप्शन, और पहले ही में उसका आंसर कुछ ऐसा रखेगा जो सही आंसर से मिलता जुलता होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रश्न है और आप उसका आंसर जानते हैं तो सही आंसर रख देगा बी में या सी में और उससे मिलता जुलता रख देगा ए में।
अब आपने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ते ही आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको लगा यार ये तो मैंने बहुत आसानी से, बहुत आसान है, मैंने तो कर रखा है, पढ़ रखा है, और आपने फट से उसको लगा दिया। बाद में पाया यार ये तो गलत है। तो ऐसा होता है, एग्जामिनर ये आपके साथ गेम खेलता है जो आपको समझना है। तो जो प्रश्न बहुत आसान हो उसका उत्तर ए नहीं होगा, ठीक है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ मैं ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब भी आपको कोई बहुत ईजी क्वेश्चन दिख जाए तो पहले ए ऑप्शन को लेके अलर्ट हो जाइए कि यार ये ए ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को लग रहा है सही, लेकिन क्या ये सच में सही है। समझ पा रहा है मेरी बात, कि मैं आपको एक माइंडसेट बना रहा हूँ। तो तुक्का लगाने के लिए कि तुक्का कैसे लगाए, मैं आपके दिमाग खोल रहा हूँ कि भाई दिमाग में इन बातों को बिठा लीजिए कि भाई ये चीज़ें होती हैं, और तभी तुक्का लगाइए। अगला, मान के चलिए कई बार आपके और हमारे साथ अक्सर होता है कि कोई प्रश्न है, उसमें से दो ऑप्शन तो आप श्योर हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, और आपने देखा कि यार ए तो मैं कन्फर्म हूँ कि इसका ए आंसर नहीं है, और डी भी कन्फर्म हूँ डी आंसर नहीं है। कन्फ्यूज़न बन जाती है बी और सी में, ठीक है। तो कई लोग छोड़ देते हैं उन प्रश्नों को, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी किसी दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो तब तो आपको ज़रूर तुक्का लगाना है। वैसे अगर आप चाहे तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर किसी दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है तब तो आपको ज़रूर रिस्क लेना है, क्योंकि यहाँ पे 50-50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपकी, ठीक है। वैसे देखिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब ऐसे में क्या है कि आप जिस पे भी टिक लगाएंगे ना तो उसकी 25% प्रोबेबिलिटी होती है 4 में, लेकिन जब 2 की बात होती है तो 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ज़रूर करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। हालांकि मुझे पता है ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे कि जिन्हें कुछ भी ना आता हो, लेकिन मान के चलिए जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो, मतलब क्वेश्चन पेपर देखा और उनको लग रहा है कि भाई मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, ज़ीरो क्वेश्चन मुझे आते हैं। तो उनके लिए एक ही तरीका होता है जो उनको अपनाना चाहिए एग्ज़ाम में। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप प्रश्न 1 से शुरू करिए और प्रश्न 10 तक क्या करिए, आप एक जैसे ऑप्शन सही कर दीजिए। मतलब जब आप गोले भरेंगे तो फॉर एग्जांपल आप ए 10 में कर दीजिए। उसके बाद 11 से 20 बी लगा दीजिए सब में। उसके बाद 21 से 30 सी लगा दीजिए सब में, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर एक ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 25% होती है। तो ऐसे में क्या है कि जब भी अगर आप मान के चलिए 1 से 10 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें से आपके 25% क्वेश्चन सही होने की संभावना बन जाती है। हालांकि ये बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि आपको एक भी प्रश्न नहीं आते एग्जाम में 150 में से, और ऐसा नामुमकिन है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें कुछ भी नहीं आता एग्ज़ाम में, वो इन तरीकों को अपनाएं। बाकी लोग ऐसा ना करें, ठीक है। बाकी लोग और भी पहलुओं पर ध्यान दें कि भाई ये जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई उन पहलुओं पर भी ध्यान दें। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस ऑप्शन का ज़्यादा बार प्रयोग किया जा चुका हो, अब उस ऑप्शन को चुनने से बचें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक ऑप्शन की एक एवरेज परसेंटेज फिक्स होती है कि भाई इतने परसेंट ऑप्शन ही होंगे सही। तो अगर मान के चलिए ए ऑप्शन आपने देखा कि आपने मान के चलिए 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया अभी तक 150 में से, और आपने देखा कि इन 80 क्वेश्चन में से कम नहीं तो फॉर एग्जांपल 25 बार मान के चलिए आपने देखा कि यार ए ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है। और आपने देखा कि यार 35 बार बी ऑप्शन सही हो गया है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि अब आपको 20 ऑप्शन को टिक करने से बचना है, क्योंकि बी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। यानी कि इस ऑप्शन के सही होने की संभावना अब आगे कम होगी, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसलिए जिस भी ऑप्शन का ज़्यादा बार प्रयोग किया जा चुका हो, अब उसको उस ऑप्शन को दोबारा चुनने से आपको बचना चाहिए तुक्का लगाते समय, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने बहुत प्रश्न देखे होंगे एग्जाम में जिसमें कि आपको 3 ऑप्शन तो दे दिए जाते हैं और चौथा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होता है, इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते होंगे। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें आपको चौथा ऑप्शन इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं वाला मिल जाए, तो ऐसे में इसी ऑप्शन के सही होने की संभावना सर्वाधिक होती है। ऐसा देखा गया अक्सर, खासकर जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मैं जैसे सीटेट बताऊं या बाकी क्वेश्चंस बताऊं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो इनमें अगर आप देखेंगे
तो इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, इनकी संभावना अधिक होती है सही होने की। तो जब भी अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हो जाएं। अगला और जो महत्वपूर्ण है वो है टैग वर्ड्स को पहचानने। अब ये टैग वर्ड्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी सब्जेक्ट वाइज बनाई है कि जब आप सीडीपी सॉल्व करेंगे तो किन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखना है, जब आप हिंदी करेंगे, जब आप इंग्लिश करेंगे, जब आप ईवीएस करेंगे तो किन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखना है। तो आपको टैग वर्ड्स तभी पहचान पाएंगे जब आपको टैग वर्ड्स पता होंगे। तो इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप मेरे चैनल पे जाके एक बार उन वीडियोस को देख लें। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं, छोटी वीडियोस हैं। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपका समय बचेगा। टैग वर्ड्स बस देख के पहचान लीजिए कि भाई ये टैग वर्ड्स हैं। अब जब भी प्रश्न में आपको वो टैग वर्ड्स नज़र आ जाएं तो ऐसे में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई नेगेटिव टैग वर्ड दिख रहा है आपको सवाल में, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यार इस प्रश्न का ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट करेंगे और एक तरीके से तुक्का कह लीजिए, तुक्का तो नहीं, आप एलिमिनेशन दिमाग लगा रहे हैं वहाँ पे अगर आप टैग वर्ड को पहचान लें तो। ठीक है, तो आपको ये भी तरीका अपनाना है। अगला, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेशली मैं गणित की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गणित में ऑप्शन कई बार क्या होता है ना कि गणित में कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव दे दिए जाते हैं। सीटेट में भी कह रहा हूँ, उलझाने के लिए, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए आपका। तो अगर आपको अपना समय बचाना है, या कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रश्न का हमसे उत्तर ही नहीं निकल रहा, हम ज़बरदस्ती उसको सॉल्व करने में लगे पड़े कि यार नहीं मैं तो निकाल के रहूँगा या निकाल के रहूँगी, मेरे ईगो का सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया, एग्जामिनर मुझसे ज़्यादा कैसे जानता है। तो ये सब चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर कोई प्रश्न आपसे हल नहीं हो रहा, आप क्या करें, उसके ऑप्शंस को उठा लें और ऑप्शंस को क्या करें कि क्वेश्चन में उस ऑप्शन में जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनको क्वेश्चंस में पुट करते जाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब सॉल्व हो जाए तो वो सही आंसर हो। ये बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव तरीका है। बहुत सारे बच्चे इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं चुटकी बजाते हुए। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही सेट कर देता है, वो आपका दिमाग घुमाना चाहता है खाम खा का, लेकिन वो साथ के साथ ऑप्शन दे देता है कि भाई ये 4 ऑप्शन है। अब जो बहुत ज़्यादा अपने ईगो पे ले लेता है कि नहीं मैं तो सॉल्व करके ही निकालूंगा, तो फिर वो फंस जाता है। लेकिन जो समझदार बच्चा या व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि भाई ऑप्शन ले लेता है और एक एक ऑप्शन की वैल्यूज़ को उस सवाल में रखता है और देखता है कि भाई किससे इसका सोल्यूशन निकल पा रहा है, और जिससे निकल जाता है उसको सही मान लेता है। तो आपको भी यही अप्रोच लेकर चलनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्जामिनर के साथ शर्त नहीं लगानी कि भाई मैं तो इसको सॉल्व करके ही रहूँगी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स कह लीजिए। तुक्का तो मैं क्या बताऊँ कि तुक्का तो नहीं होता, जब आप दिमाग लगा के कोई चीज़ करते तो तुक्का नहीं होता, और मैंने वही चीज़ कही है। लेकिन एक तरीके से कह लीजिए कि भाई हाँ, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तुक्का भी कह लीजिए या थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन ये है कि आप इन तरीक़ों से अगर आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका काफ़ी समय बचेगा, आपके नंबर बढ़ जाएंगे घटने की बजाय। क्योंकि कुछ लोग आंख बंद करके तुक्का लगाते हैं कि भाई कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो चलो भाई भगवान का नाम लो, ये लगा दो, ये गोले भर दो। वो गलत होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उसको तुक्का समझते हैं कि यार उसका तुक्का, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कहते हैं यार मैंने तो बस तुक्के लगाए थे और तुक्के तुक्के में सही चले गया। तो वो तुक्के लगाते हैं, लेकिन वो तुक्के दिमाग से लगाते हैं। और ये जो कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताता आपको, सब छुपा के रखते हैं कि भाई हाँ ये सीक्रेट चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना भाई आपको बताया जाए, आपको भी पता होना चाहिए। तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो में थोड़ी सी भी अगर आपको वैल्यू लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।